Good morning students, welcome to One Bit Extra computer classes. In this video, we will see about data structure matrices. This is the concept of software engineering. Here matrices means measurement. Here we will do the measurement of data. इससे पहले हमने साइज मैट्रिसेस पढ़ा है, वहां पर हमने कैलकुलेट किया था LOC, टोकन काउंट, फंक्शन काउंट. इसके थ्रू हमने सॉफ्टवेयर के साइज को मेजर किया था. अब हम यहाँ पे डेटा को मेजर करेंगे. जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो या हम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो वहाँ हम प्रोसेस कर रहे होते हैं डेटा को. कुछ डेटा जो हम सिस्टम के अंदर इनपुट करते हैं, कुछ डेटा हमारे प्रोग्राम में इंटरनल होता है जिसको इंटरमीडिएट डेटा भी बोलते हैं. और कुछ डेटा हमारे सिस्टम प्रोग्राम या मॉड्यूल के अंदर एज ए आउटपुट रोल प्ले करता है. अब हम देखेंगे कि हम इनपुट में क्या करेंगे. हमारा फॉर एग्जांपल हमारा कोई भी सॉफ्टवेयर प्लानर है. सपोज एक सॉफ्टवेयर प्लानर है, वो क्या करता है, जब भी वो इनपुट लेता है वो देखेगा कि हमारे सॉफ्टवेयर की कॉस्ट कितनी आएगी, सॉफ्टवेयर में टोटल ड्यूरेशन कितनी लगेगी, यानी टोटल टाइम कितना लगेगा. एंड देन हमारे सॉफ्टवेयर के लिए हमें नंबर ऑफ डेवलपर्स कितने चाहिए. All the measurement of such type comes into the input measurement. Then we see internal data. Internal data में हम देखेंगे कि जो हमने डेवलपर्स लगाए हैं उनकी पर डेवलपर्स की कॉस्ट ऑफ ईच डेवलपर, पर डेवलपर्स की कॉस्ट कितनी रहेगी. Then we see the other factors also. These other factors can be based on the circumstances and the condition of our organization. Then we take the output data. यहाँ पे हम देखेंगे हमारे जो सॉफ्टवेयर में आउटपुट आया है उसमें टोटल एफर्ट कितना लगा है, टोटल ड्यूरेशन कितनी लगी है. एक ड्यूरेशन तो वो है जो हमने इनपुट के टाइम पे कंसीडर किया था, और एक ड्यूरेशन हम आउटपुट के टाइम पर देखेंगे कि एक्चुअल में हमारा आउटपुट के दौरान कितनी ड्यूरेशन लगी है. और देन वी विल सी कि कितनी कॉस्ट हमारी आउटपुट में आई है. टू मेजर ऑल दीज फैक्टर्स, इनपुट डेटा, इंटरनल डेटा एंड द आउटपुट डेटा इज कॉल्ड एज द डेटा स्ट्रक्चर मैट्रिसेस. This is a count of the amount of data input to. आप उस डेटा को काउंट कर रहे हैं जो इनपुट हुआ है, प्रोसेस्ड इन, जो प्रोसेस हुआ है, एंड आउटपुट फ्रॉम, और जिसकी आउटपुट आनी है. उस डेटा को आउटपुट फ्रॉम द सॉफ्टवेयर, उस डेटा को काउंट करना, दैट इज कॉल्ड अ डेटा स्ट्रक्चर मैट्रिसेस. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर मैट्रिसेस. A count of the amount of data input to processed in and output from software is called a data structure matrices. Now we see next step. Suppose हमारे कंपनी के अंदर, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब हम सॉफ्टवेयर प्लान कर रहे हैं तो हमारे पास मेथड्स हैं. सपोज एक मेथड है A. इसके थ्रू अगर हम देखें तो जो इनपुट आ रहा है that is suppose 20, जो इंटरनल डेटा है that is suppose 10, and जो आउटपुट डेटा है that is suppose 5. This is through method A.
वहीं एक दूसरा मेथड है जिसके थ्रू हमारा इनपुट आ रहा है 15 एंड इंटरनल डेटा इंटरमीडिएट डेटा आ रहा है दैट इज 10 एंड आउटपुट डेटा आ रहा है दैट इज 5। तो हम इनमें से कौन सा मेथड लेंगे, कौन सा बेस्ट मेथड होगा? यहाँ पे ए के थ्रू हमें 20 आइटम्स एज ए इनपुट लेने पड़ रहे हैं, बी के थ्रू हमें 15 आइटम्स लेने पड़ रहे हैं। इंटरनल और आउटपुट डेटा दोनों में सेम है, तो हम यहाँ पे ये वाला मेथड सेलेक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे इनपुट कम है। अगर हम इनपुट ज़्यादा लेंगे तो एरर्स आने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। नाउ हियर वी विल कैलकुलेट द स्मॉल n2। अब हमें यहाँ पे स्मॉल n2 कैलकुलेट करना होता है and the formula of this one is vars plus unique constants plus labels। इसमें हम देखेंगे कि हमारे पूरे प्रोग्राम में टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, कांस्टेंट कितनी हैं, जैसे 0.1, 0.2, 0.3। अब हम इन कांस्टेंट की अगर रिपीटेशन हो रही है तो हम इनको सिर्फ एक बार लिखेंगे, यानी यूनिक कांस्टेंट ही हमने लेने हैं। देन हम लेबल्स देखेंगे, तो लेबल्स जैसे हम गो टू स्टेटमेंट वगैरह के साथ यूज करते हैं, दो ज़्यादा लेबल्स, फिर हम लेबल्स को काउंट करेंगे। दिस इज द फार्मूला ऑफ स्मॉल n2। यहाँ से हम डेटा को काउंट कर रहे हैं, वेरिएबल्स, कांस्टेंट और लेबल को काउंट करके। देन हियर वी कैलकुलेट द कैपिटल n2। दिस इज, अगर हमारे पास जितने भी वेरिएबल्स हैं, सपोज वेरिएबल 1 वो कितनी नंबर ऑफ टाइम्स आया है, n2 इज यूज टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ टाइम्स। अब हम यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स कैलकुलेट करेंगे कि वेरिएबल 1 है वो कितनी बार आ रहा है, वेरिएबल 2 कितनी बार आया है। सपोज 3 वेरिएबल्स हैं तो तीसरा वेरिएबल कितनी बार आया है, उसके बाद कांस्टेंट लेंगे, कांस्टेंट कितनी बार आ रहे हैं, अगला कांस्टेंट कितनी बार आ रहा है, फिर हम लेबल्स पे देखेंगे कि लेबल्स जितने भी हों, जैसे फर्स्ट लेबल कितनी बार आ रहा है, उससे अगला लेबल कितनी बार आ रहा है, उन सारे को हम जो है ऐड कर देंगे। दिस इज कैपिटल N2। नाउ वी सी इट विद अ एग्जाम्पल। सपोज हियर इज अ प्रोग्राम, जैसे हमारा एक प्रोग्राम है, दिस इज हेडर सेक्शन, देन वी टेक main function। here suppose we have taken 3 variables, those are hearts, rate and gross। फिर हमने इंटीजर टाइप के ये तीनों वेरिएबल्स लिए, फिर हम ले रहे हैं मान लो फ्लोट टाइप के 2 वेरिएबल्स, those are pf and net। अब हम कैलकुलेशन पे आ रहे हैं। हमने क्या किया, पहले हमने वैल्यूज़ की इन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को रीड किया, कौन कौन से वेरिएबल्स को रीड किया हमने, हार्स को, और दिस इज द साइन ऑफ एम्परसेंड, हार्स को और रेट हमने रीड किया। एंड देन सपोज ग्रॉस इक्वल टू हमने कैलकुलेट कर दिया, दैट इज हार्स इनटू रेट। दिस इज हार्स। Then we are taking PF. Here PF is 0.1 into gross. Then we are taking net. This is gross minus PF, and then we are
simply displaying the gross and the PF. Gross and net. Okay, this is our program. Here we will take the line numbers 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. These are the line numbers. Now we will calculate the small n2 and capital N2 here. Small n2 is the vars plus constants plus labels. यहाँ पे वेरिएबल्स हम देखेंगे कितने आ रहे हैं. यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे 0 एंड यहाँ पे भी 0. यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल की डिक्लेरेशन हुई है, अभी वेरिएबल्स का कोई यूसेज नहीं हुआ. तो यहाँ पर भी हमारे जो वेरिएबल्स हैं 2000. टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स हम देख लेते हैं पहले. 1, 2, 3, 4 एंड 5. स्मॉल n2 हम पहले निकालते हैं, तो वेरिएबल्स टोटल है हमारे 5. कांस्टेंट कितने हैं? कांस्टेंट हमारा यहाँ पे सिर्फ एक यूज हुआ है, दिस इज 1, 0.1. तो एक ही यूज हुआ है, एक ही. तो हम यहाँ पे कांस्टेंट एक डाल देंगे. लेबल हमारा कोई भी नहीं है, तो स्मॉल n2 हमारा आता है यहाँ पे 6. अब हम कैपिटल N2 निकालेंगे. अब हम देखेंगे ये वेरिएबल कितनी बार आ रहे हैं. हमारा जो वेरिएबल्स है HRS, ये कितनी बार आ रहा है. जो वेरिएबल है HRS वो कहाँ कहाँ आ रहा है. यहाँ पे 1, 2, ये लाइन 3 में आ रहा है, हार्स 3, देन 5 में, देन 6 में एंड देन हार्स आ रहा है बस 3, 5 एंड 6 में. फिर हम रेट को देखेंगे कि रेट वेरिएबल हमारा कितनी बार आ रहा है. तो दिस इज 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम्स. 3 लाइन में आ रहा है ये, एंड देन 5 में एंड देन 6 में. अब हम देखेंगे ग्रोस कौन कौन सी लाइन में आ रहा है. ग्रोस आ रहा है 3 में, 6 में, 7 में, 8 में एंड 9 में. देन हम PF को देखेंगे कि PF कितनी बार आ रहा है. PF 4 में आ रहा है एंड देन 8 में, देन 4 में एंड देन 7 में और 8 में. Then we will check the net variable. This is coming in 4, then 8 and then 9. So these are the times. हार्स के लिए हमने कैलकुलेट किया कि ये 3 बार आया, रेट 3 बार, ये ग्रोस 5 टाइम्स, PF 3 टाइम्स एंड नेट 3 टाइम्स. अब कैपिटल N2 में हम जो है इन सारे अपने वेरिएबल्स को काउंट कर लेंगे. Here count of these variables are 3, 3, 6 and 5, 11, 3, 14 and 3, 16, 17. This is कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल N2. यहाँ पर हमारा कांस्टेंट जो आ रहा है वो कितनी बार आ रहा है. कांस्टेंट यहाँ पर एक ही बार आ रहा है, तो यहाँ कांस्टेंट के लिए हम 1 लिखेंगे और लेबल्स यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो हम इसके लिए 0 लिख देंगे. एंड कैपिटल N2 इज 18 हेयर. यहाँ हमने स्मॉल n2 और कैपिटल N2 को कैलकुलेट करके देखा. नाउ वी प्रोसीड
अब हम देखेंगे कि द अमाउंट ऑफ डेटा, दिस इज यूसेज ऑफ डेटा विद इन मॉड्यूल। हमारे एक मॉड्यूल के अंदर कितना डेटा यूज हो रहा है। सपोज हमारे सॉफ्टवेयर में जितने भी मॉड्यूल्स हैं, उन मॉड्यूल्स के अंदर हमने चेक करना है कितना डेटा का यूज हो रहा है। सपोज हमारे एक फंक्शन है, फंक्शन 1, जिसके अंदर कुछ डेटा यूज हो रहा है, एंड वहीं दूसरा फंक्शन है, फंक्शन 2, और इसके अंदर भी कोई डेटा यूज हो रहा है। अब हमें चेक करना है कि इसमें कितना डेटा यूज हो रहा है, इसमें कितना डेटा यूज हो रहा है, और ये दोनों किस तरीके से डेटा को शेयर कर रहे हैं। इस तरीके से हम पूरे सिस्टम के अंदर अपने डेटा को काउंट करेंगे। इसके लिए हमें देखना होता है कि हमारे पूरे कंपोनेंट के अंदर कितने लाइव वेरिएबल्स हैं और कितना वेरिएबल स्पैन हुआ है। वेरिएबल स्पैन। नाउ वी सी फ्रॉम अ एग्जाम्पल। अब हमने लाइव वेरिएबल्स देखने हैं। लाइव वेरिएबल्स क्या होते हैं? अ वेरिएबल इज लाइव at some point from its first reference to last reference। एक वेरिएबल को हम लाइव कहते हैं उसकी फर्स्ट रेफरेंस से लास्ट रेफरेंस तक। रेफरेंस का मीनिंग क्या होता है? रेफरेंस का मतलब जब एक वेरिएबल को वैल्यू मिलती है। सपोज हमने एक प्रोग्राम लिया जिसमें ए लिया वेरिएबल, अब हमने इसको कोई वैल्यू दे दी, अब कुछ स्टेटमेंट्स आई, और अब हमने इसको लास्ट टाइम ऐसे यूज किया। यहाँ हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, तो यहाँ ये सिर्फ डिक्लेरेशन है, ये रेफरेंस नहीं है। यहाँ पे हमने वेरिएबल को सबसे पहले यूज किया, दिस इज फर्स्ट रेफरेंस, और ये अपनी फर्स्ट रेफरेंस से अपनी लास्ट रेफरेंस तक जो है लाइव रहेगा। इन सारी स्टेटमेंट्स में ए लाइव रहेगा यहाँ से यहाँ तक। ओके, एंड अगर हम कहें कि एक वेरिएबल लाइव होता है फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द प्रोसीजर टू द एंड ऑफ प्रोसीजर, बिगिनिंग ऑफ द प्रोसीजर टू द एंड ऑफ प्रोसीजर, क्या यह स्टेटमेंट सही है? अगर हमने यहाँ पे ए के साथ बी भी लिया होता तो हमने देखा कि ए यहाँ से यहाँ तक लाइव है। अगर हम बी को यहाँ पे एक वैल्यू दे रहे हैं b इक्वल टू 1 करके, अब b यहाँ से फर्स्ट रेफरेंस इसने ले ली है, तो इस स्टेटमेंट में b लाइव है, लेकिन आगे b कहीं भी यूज नहीं हुआ है, तो b की जो लाइवनेस है वो सिर्फ इसी स्टेटमेंट में है, आगे इसकी लाइवनेस नहीं है। अगर ये स्टेटमेंट कहें कि एक वेरिएबल बिगिनिंग से लेके एंड ऑफ द प्रोसीजर तक लाइव रहता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि b यहाँ पर सिर्फ इसी स्टेटमेंट में लाइव है, और कोई भी वेरिएबल लाइव होता है अपनी फर्स्ट रेफरेंस से लास्ट रेफरेंस तक, ऐसे नहीं कि वो बिगिनिंग से लेके एंड तक लाइव रहता है। दिस इज रॉन्ग। नाउ वी कैलकुलेट द LV bar. LV bar is the sum of count of live variables। अब हम अपने पूरे प्रोग्राम के लाइव वेरिएबल्स को काउंट करेंगे, फिर उनका सम कर देंगे, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स।
Now we see this with an example. Suppose एक प्रोग्राम है जिसके अंदर स्टेटमेंट्स हैं, उसका लाइन नंबर है 11, उसमें स्टेटमेंट है लाइक दिस। एंड यहाँ पर हम रीड कर रहे हैं x को और y को। अब अगली लाइन नंबर जहाँ x का फर्दर यूसेज हुआ है डेट इज दिस वन। 22 में हमने x को फिर यूज़ किया है, उसके बाद x को यूज़ किया है हमने इस लाइन में डेट इज n इक्वल टू x माइनस वाई। उसके बाद x को फर्दर हमने यूज़ किया है लास्ट यूज, दिस इज प्रिंट एफ स्टेटमेंट में हमने इसको यूज़ किया डेट इज %f कोमा x कोमा y। अब यहाँ इस प्रोग्राम में हम अपना लाइव वेरिएबल्स चेक करेंगे। यहाँ लाइव वेरिएबल x, यहाँ पे लाइव वेरिएबल है, लाइव वेरिएबल x भी है और y भी है। x जो लाइव है वो अपनी लास्ट स्टेटमेंट यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो है x लाइव है, y यहाँ से लाइवनेस अपनी स्टार्ट कर रहा है और y भी यहाँ से लेके यहाँ तक लाइव है। अगर हम इनको सेपरेटली देखें कि x कौन कौन से स्टेटमेंट में लाइव है, x लाइव है 11 में, 22, 35 और 50 में, और y लाइव है 11th स्टेटमेंट में, देन 22 में भी लाइव है क्योंकि इसका लास्ट रेफरेंस 50 पे ही है, और ये भी 35 और 50। इट मीन्स ये जो है यहाँ तक जो है लाइव है। अब हमने देखना है कि एलवी बार को हम कैसे काउंट करते हैं किसी भी एक प्रोग्राम के अंदर। सपोज हमने एक प्रोग्राम लिया, दिस इज, पहले हमने हेडर फाइल इंक्लूड कर दी। अब हम इस प्रोग्राम के थ्रू लाइव वेरिएबल्स को काउंट करना सीखेंगे। फिर हमने मेन फंक्शन लिया एक सिंपल, और यहाँ हमने वेरिएबल्स को यूज कर दिया दैट इज ए एंड बी। ए को हमने वैल्यू दे दी एंड बी को वैल्यू दे दी दिस वन। देन हमने ए इक्वल टू ए प्लस 2 किया और यहाँ पे हमने प्रिंट एफ कर दिया दिस इज लाइन नंबर। अब हम यहाँ लाइव वेरिएबल्स देखते हैं। यहाँ लाइव वेरिएबल कोई भी नहीं है, 0 0 0, और इसमें भी 0। इसमें लाइव वेरिएबल्स ए और बी दोनों लाइव हैं, यानी दो वेरिएबल्स लाइव हैं। ए यहाँ तक लाइव है तो यहाँ भी ए लाइव है, यानी वन वेरिएबल लाइव है। बी आगे कहीं यूज नहीं हो रहा तो बी की लाइवनेस यहीं पे खत्म हो जाती है। यहाँ पे सिर्फ ए लाइव है और यहाँ पर बी ए लाइव, एक वेरिएबल लाइव है और यहाँ पर 0। तो इस तरीके से हम एलवी यूज करेंगे, एलवी को फाइंड करेंगे। दिस इज एलवी। अब हमने देखना है वेरिएबल स्पैन्स। इस तरीके से हमने लाइव वेरिएबल्स को काउंट कर लेना है। नेक्स्ट वी कम ऑन वेरिएबल स्पैन्स। वेरिएबल स्पैन्स लाइव वेरिएबल से थोड़ा डिफरेंट है। हम इसमें देखेंगे कि हमारा वेरिएबल कितनी बार आया है। अगर n स्टेटमेंट्स में वेरिएबल आया है तो जो स्पैन होंगे दोज विल बी n-1 स्पैन। जो हमारा
प्रोग्राम हमने अभी देखा था। सपोज हम यहाँ पर स्टेटमेंट्स देख लेते हैं स्पैन्स के लिए। जैसे यहाँ पे हमने देखा एक स्टेटमेंट जिसके अंदर x और y आ रहा है, फिर x यहाँ आ रहा है, फिर x यहाँ आ रहा है एंड फिर x यहाँ आ रहा है। सपोज इस तरीके से अकरेंस हो रही है x और y की। अब हम यहाँ स्पैन्स निकालेंगे। x कितनी बार आ रहा है? x इस स्टेटमेंट में आ रहा है, इस स्टेटमेंट में, इस स्टेटमेंट में एंड इस स्टेटमेंट में। x आ रहा है 4 स्टेटमेंट्स में, तो x के जो स्पैन होंगे दोज विल बी 4 - 1 = 3 स्पैन्स होंगे। इसी तरीके से अगर हम y को देखें तो y यहाँ आ रहा है, यहाँ एंड यहाँ। y 3 स्टेटमेंट्स में आ रहा है और y के जो स्पैन्स होंगे दैट दोज विल बी 3 - 1 यानी 2 स्पैन्स। अगर हम निकालेंगे SP से, दिस इज SP। अगर हमने एवरेज नंबर ऑफ स्पैन्स निकालने हैं दैट इज SP बार, दिस इज एवरेज नंबर ऑफ स्पैन। तो वो कैसे निकालेंगे हमने x का निकालना है, तो वो हम देखेंगे कि x यहाँ पे 11th में आया है, उसके बाद 22 पे आया है, 12 से लेके 21 तक यानी 10 स्टेटमेंट्स में x नहीं आया है। उसके बाद 23 से लेके 32 तक यानी 12 स्टेटमेंट्स में x नहीं आया है। फिर 34 से 49 यानी 14 स्टेटमेंट्स में x नहीं आया है। इसको हम डिवाइड कर देंगे 3 से। ये हमारे 3 स्पैन्स हैं, 1, 2 एंड 3। अब हम इसको टोटल काउंट करेंगे दैट इज 36 और इसको 3 से डिवाइड किया तो आंसर आता है यानी 12 स्पैन्स हैं x के। दिस इज एवरेज स्पैन्स ऑफ x। नाउ वी सी द एवरेज स्पैन ऑफ y। y जो कि 2 स्पैन्स हैं जिसके, और अगर हम इसका SP बार निकालें y का दैट इज y 11th से लेकर 11th स्टेटमेंट में आया है यानी 12 से लेकर 32 यानी टोटल 23 स्टेटमेंट्स में y आया ही नहीं है। देन 34 से 49 यानी 14 स्टेटमेंट्स में y नहीं आया है। नाउ वी आर कैलकुलेटिंग एवरेज स्पैन ऑफ y। दिस इज 37.2 and answer is 18.5. This is the way to calculate the variable spans. SP bar. SP bar is the average number of spans. Okay, students. Now we see the last step. This is applying knowledge to programs. अभी हमने ये मॉड्यूल्स बाय मॉड्यूल ये कैलकुलेशन की। अब हमने पूरे प्रोग्राम का अगर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? दैट इज LV बार ऑफ प्रोग्राम। जिस तरीके से हमने मॉड्यूल का LV बार निकाला, अब हम प्रोग्राम का निकालेंगे। हम जो है स्टार्ट हो जाएंगे अपने 1 से लेकर सारे मॉड्यूल्स का, जो भी हमने निकाला LV बार 1 से लेकर सारे मॉड्यूल्स का हम LV बार को सम कर देंगे एंड
then we will divide with the m. This is total number of modules. ये all modules हैं, सारे modules का LV बार को सम करके टोटल नंबर ऑफ मॉड्यूल्स से हम जो है डिवाइड कर देंगे, देन वी कैन कैलकुलेट द LV बार ऑफ कंप्लीट प्रोग्राम. इससे हमें पूरे प्रोग्राम का LV बार निकल आएगा हमारा. देन वी विल कैलकुलेट द SP बार ऑफ फुल प्रोग्राम. हाउ वी कैलकुलेट द SP बार ऑफ फुल प्रोग्राम? हम सम करेंगे, सम करेंगे 1 से लेके सारे मॉड्यूल्स का SP बार का सम किया हमने, एंड देन डिवाइड बाय द m. दिस इज एवरेज नंबर ऑफ SP बार ऑफ द कंप्लीट प्रोग्राम. दिस इज ऑल SP बार को हमने ऐड किया, देन टोटल मॉड्यूल से डिवाइड कर दिया. दिस इज SP बार. इस तरीके से हम SP बार निकालेंगे पूरे प्रोग्राम का. सो दिस इज द मेथड टू calculate the LV bar or and SP bar of complete program. Now we see program weakness. Program weakness, हमने प्रोग्राम की वीकनेस निकालनी है, तो इसके लिए हम मॉड्यूल्स को देखेंगे. सबसे पहले हम वीकनेस ऑफ मॉड्यूल निकालेंगे, दैट इज LV बार इनटू गामा. LV bar is average number of live variable. ये हमने निकालने का तरीका देख लिया है. एंड लैम्डा इज एवरेज लाइफ ऑफ वेरिएबल. ये भी हम इजीली निकाल लेंगे. एंड दिस इज वीकनेस ऑफ मॉड्यूल. एक बार हमने मॉड्यूल की वीकनेस निकाल ली, तो अब हम निकाल सकते हैं वीकनेस ऑफ प्रोग्राम. इसके लिए हम जो है 1 से लेके सारे मॉड्यूल्स का वीकनेस को डिवाइड कर देंगे m से. अगर हमारे मॉड्यूल्स की वीकनेस ज़्यादा होती है तो टेस्टेबिलिटी भी ज़्यादा बढ़ जाती है. हमारे पूरे प्रोग्राम की टेस्टेबिलिटी भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और मॉड्यूल्स की वीकनेस अगर कम है तो टेस्टेबिलिटी भी कम. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट डेटा स्ट्रक्चर मैट्रिसेस. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर ये पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया है तो लाइक दिस वीडियो, share this video and subscribe the channel for the next videos. Okay students, bye bye, have a nice day.